नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो आपको पता ही है कि रिसर्च का है, और ये जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट से हो तो उनके लिए ये रिसर्च का टॉपिक आता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत, ये जो सब्जेक्ट के लोग हैं उनको रिसर्च नहीं आता है, लेकिन उनके लिए ये रिसर्च कब काम में आएगा, तो पेपर 1 में काम में आने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम पढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में हाइपोथेसिस के बारे में जाना था, हाइपोथेसिस के जो भी टाइप्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम स्पेशली नल हाइपोथेसिस के बारे में जानने वाले हैं। तो क्या है नल हाइपोथेसिस के बारे में, और कौन कौन सी त्रुटियां उसमें आती हैं। फिर हम ये भी देखने वाले हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है उसमें जो भी एरर्स आती है उन एरर्स को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, और फिर हम नल हाइपोथेसिस के आधार पर जो दिशात्मक यानी कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसे हम वन टेल हाइपोथेसिस कहते हैं, और टू टेल हाइपोथेसिस, दोनों के बारे में देखने वाले। ओके, तो चलिए दोस्तों, बने रहिए, देखते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे मेनली 3 हाइपोथेसिस होती है। मेनली वैसे तो हाइपोथेसिस के बहुत सारे प्रकार होते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग प्रकार देखने को मिलेगी, यानी कि जो टाइप्स है वो आपको दिखने को मिलेगी। ओके, तो मेनली हमारी जो हाइपोथेसिस होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है वर्किंग हाइपोथेसिस, दूसरी होती है नल हाइपोथेसिस, और तीसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, तो देखिए वर्किंग हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम जब भी रिव्यू ऑफ, देखिए मैंने आपको RRL के बारे में बताया था, यानी कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ओके, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं संबंधित साहित्य की समीक्षा। यानी कि आपका जो भी टॉपिक है, आपने जो भी टॉपिक को हम क्या बोलेंगे, समस्या बोलेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम। ओके, रिसर्च में हम उसे प्रॉब्लम कहते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका टॉपिक है, ओके, जो भी टाइटल है आपका, तो उस टाइटल के रिलेटेड जो भी आगे जो भी रिसर्च किए गए होते हैं, उन रिसर्च की जो भी पुस्तकें यानी कि थीसिस होती है, या फिर उसके रिलेटेड कोई भी पुस्तक होता है, ओके, उसके रिलेटेड कोई भी जर्नल्स होते हैं, जो भी मटेरियल्स होता है, उन सभी मटेरियल्स का आप क्या करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, और उनके आधार पर आप अपनी टाइटल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के निर्माण करते। ठीक है, तो आप जो भी हाइपोथेसिस बनाएंगे वो किसके आधार पर बनाएंगे, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के आधार पर बनाएंगे। ओके, तो आपने की जो वर्किंग हाइपोथेसिस है वो बनेगी आपकी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के आधार पर। अब क्या होता है, जबकि आपको जो आप वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं उसके साथ साथ आपको नल हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ेगी। नल हाइपोथेसिस इसलिए बनानी पड़ेगी, अगर मान लीजिए कि ये वर्किंग हाइपोथेसिस है वो गलत होने की संभावना होती है। क्यों होती है, तो उसका भी रीज़न है। तो दोस्तों देख लीजिए कि मान लीजिए आपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड के आधार पर RRL, ओके, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड के आधार पर आपने जो डाटा लिया। ओके, तो मान लीजिए आपने किसी ने रिसर्च किया है, और उस रिसर्च के आधार पर आपने अपना डाटा लिया। अब उन डाटा के आधार पर आपने क्या किया, आपने हाइपोथेसिस बनाई। ओके, आपने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाई। अब ये जो हाइपोथेसिस है वो कौन सी होगी, वो आपकी जो अगली जो रिसर्च हुए हैं, पिछले टाइम पर जो भी रिसर्च हुआ है उसके आधार पर आपने हाइपोथेसिस बनाई, जिसे हम क्या कहेंगे, वर्किंग हाइपोथेसिस कहेंगे। ओके, अब मान लीजिए आपने जो डाटा लिया वो 2050 का लिया।
क्या लिया 2050 का लिया। अब देखिए 2050 के आधार पर देखिए हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करके ही हम डाटा का जो एनालिसिस करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। ओके, और उसके आधार पर ही हमारा जो हमने जो भी हाइपोथेसिस बनाई थी वो एक्सेप्ट हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है, उसके बारे में हमें वहाँ पर जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तब हमें पता चलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपने 2050 का जो भी डाटा था उसके आधार पर आपने अपनी हाइपोथेसिस बनाई। अब वहाँ की 2050 के जो आंकड़े थे, तो यहाँ पर हमारी जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि समूह ए समूह बी से बुद्धि में कैसी है, श्रेष्ठ है। ये किसके आधार पर है, तो 2015 के आधार पर है। ओके, 2015 के आधार पर है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर समूह ए है, समूह ए के आंकड़े हमें मिले हैं, समूह ए के आंकड़े हमें 75 मिले। ओके, अब देखिए ए जो है बी से श्रेष्ठ है, तो मानी बी का जो आंकड़े होंगे वो ए से तो कम ही होने वाले। ओके, तो मान लीजिए कि समूह बी के आंकड़े हमें मिले यहाँ पर 73। ओके, ये हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस यानी कि 2015 के आंकड़ों के आधार पर हमें हाइपोथेसिस मिली थी। ओके, ये उसका वहाँ पर उसका रिजल्ट मिला था। अब मान लीजिए आप है 2021 में। ओके, तो 2021 में मान लीजिए आपने रिसर्च किया और आपके रिसर्च के बाद आपने जब भी हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया तब आपको डाटा एनालिसिस के टाइम पर आपको ये मिलता है कि ये जो 75 थे जो समूह ए और समूह बी है, तो समूह ए जो 75 बुद्धि में श्रेष्ठ हमें मिला था उसमें क्या हो गई, कमी आ गई है। मान लीजिए कमी भी आ सकती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी हम फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि यहाँ पर हमें आंकड़े मिल जाते हैं तो 73 और यहाँ पर हमें आंकड़े मिल जाते हैं कि 78। ओके, तो ये हमारे 2021 के आंकड़े हो गए। ये हमारे कब के थे, तो 2015 के थे। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखने को मिला ना। तो ये जो डिफरेंस है, तो इसके आधार पर क्या होगा कि हमें ये डिफरेंस देखने को मिला, तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो वर्किंग हाइपोथेसिस है, जिसे हम शोध हाइपोथेसिस यानी कि शोध प्राकल्पना भी कहते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, शोध प्राकल्पना, इंग्लिश में हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, वो हमारी मेनली होती है। ओके, तो ये जो वर्किंग हाइपोथेसिस है वो हमारी क्या हो गई, असत्य हो गई, है ना। ये असत्य हो गई क्योंकि इसके जो आंकड़े थे उसके आधार पर हमें ये आंकड़े मिले नहीं। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है, और ये हमारी क्या हो जाती है, वो सत्य हो जाती है। ओके, अभी इसी तरीके से ही दोनों में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि अब ऐसा होता है तब हमें नल हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना पड़ेगा। ओके, तो हमें नल हाइपोथेसिस जो होती है वो क्या कहती है, देखिए ये हमारी ये श्रेष्ठ ए है, वो क्या है, श्रेष्ठ है। ओके, ए क्या है, श्रेष्ठ है, यानी कि इस तरीके से हम लिख सकेंगे। ओके, तो ये हमारा श्रेष्ठ है। अब देखिए नल हाइपोथेसिस हमें क्या कहती है, तो नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों कैसे हैं, समान है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जब किसी में अंतर नहीं होता है तो दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 5 - 5, यानी कि दोनों में अंतर नहीं है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इस इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 के बराबर ये भी 5 है ना, दोनों समान है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर नल हाइपोथेसिस में भी यही होता है कि दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। ओके, अब देखिए अब हमें ये जो आंकड़े मिले इसके आधार पर हमने नल हाइपोथेसिस बनाई है। अब वो भी हमारी गलत हो जाती है। ओके, वो भी हमारी कैसे हो जाती है, गलत हो जाती है। कैसे गलत हुई, देखिए सबसे पहले हमने जो 2050 के आंकड़े लिए थे वो कैसे मिले थे हमें, तो 75 और यहाँ पर बी वाला हमें मिला था 73। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर लिखती हूँ 2020 में हमें क्या मिलता है, तो ये हो जाता है 73 और ये
हो हमारा 78। ओके, तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस तो दोनों में अंतर बताता नहीं है, तो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते। अगर दोनों को इक्वल करना है तो हमें यहाँ पर ये 73 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 73 होगा, या तो फिर ये 75 है तो यहाँ पर भी 75। इस तरीके से दोनों को समान करना है। तो हमें तो ये आंकड़े मिले हैं, तो ये भी हमारी क्या हो गई, असत्य हो गई। जब ये भी असत्य हो जाती, ये भी असत्य हो जाती है, तो हमारी सत्य कौन सी हो जाती है, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। ओके, तो इतनी बात मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं शून्य प्राकल्पना, जिसे हम नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। शून्य प्राकल्पना को हम दूसरा नाम ये भी देते हैं, निराकरणीय प्राकल्पना के नाम से भी जानते हैं। देखिए, शून्य प्राकल्पना का निर्माण करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनमें त्रुटियां आने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए, हम शून्य प्राकल्पना जो है, जो नल हाइपोथेसिस है, उसका निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो वर्किंग हाइपोथेसिस थी वो गलत हो गई। उसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, नल हाइपोथेसिस का निर्माण करना पड़ता है। ओके, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बात ये होती है कि जो भी रिसर्चर होता है वो यही चाहता है कि उसकी जो भी नल हाइपोथेसिस है वो क्या होनी चाहिए, वो असत्य होनी चाहिए। क्यों असत्य होनी चाहिए, क्योंकि अगर नल हाइपोथेसिस हमारी सत्य हो जाती है तो क्या आता है, उनमें त्रुटियां ज़्यादा आती है। तो जब की त्रुटियां आती है तो उन त्रुटियों को हम दूर नहीं कर पाते। ओके, स्टेटिस्टिकल वे में हम देखने को जाए तो त्रुटियों को हम दूर नहीं कर सकते, उसे कम ज़्यादा कर सकते, लेकिन उसमें उसे कम्प्लीटली दूर नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए रिसर्चर यही चाहता है कि उनकी जो नल हाइपोथेसिस है ऑलवेज कैसी बने, ऑलवेज असत्य बने। ओके, यानी कि फॉल्स बने। शोधकर्ता जब कार्यकारी प्राकल्पना, जिसे हम शोध प्राकल्पना भी कहते हैं, यानी कि रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जिसे हम वास्तविक प्राकल्पना भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 3 नेम्स मैंने दे दिए कार्यकारी प्राकल्पना की, यानी कि वर्किंग हाइपोथेसिस के अगर हिंदी में नाम पूछे जाए तो 3 नाम है उसके, कार्यकारी, शोध प्राकल्पना और वास्तविक प्राकल्पना। ओके, उसका निर्माण करता है तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उसकी शोध प्राकल्पना कैसी हो जाए, सत्य हो जाए, यानी कि वर्किंग हाइपोथेसिस होती है उसकी, वो कैसी हो जाए, सत्य हो जाए। ऐसा रिसर्चर जब भी अपनी हाइपोथेसिस बनाता है, अपना रिसर्च करता है, तब वो यही चाहता है कि खुद की जो वर्किंग हाइपोथेसिस है वो कैसी हो जाए, सत्य हो जाए। लेकिन कभी कभी नहीं बनता है। मैंने आपको बताया ना, 2015 के आंकड़े देखते हैं और 2020 के आंकड़े देखे जाए तो दोनों में डिफरेंस ऑलवेज रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर वर्किंग हाइपोथेसिस सत्य होने की संभावना कैसे होती है, कम बन जाती है, और इसी कारण हमें क्या करना पड़ता है, नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। ओके, पर कभी कभी शोध प्राकल्पना असत्य हो जाती है, तब शून्य प्राकल्पना, निराकरणीय प्राकल्पना का निर्माण करना पड़ता है। देखिए, शून्य प्राकल्पना है, उसकी जगह आपको निराकरणीय प्राकल्पना भी दिया जाए तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैंने ये जो शून्य प्राकल्पना है, निराकरणीय प्राकल्पना है, तो हिंदी के अलग अलग वर्ड है, लेकिन उसके लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है, नल हाइपोथेसिस। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे, नल हाइपोथेसिस, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। जब शोधकर्ता शून्य प्राकल्पनाओं का निर्माण करता है तो वह यही चाहता है कि उसकी शून्य प्राकल्पना कैसी हो जाए, असत्य हो जाए। ओके, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शून्य प्राकल्पना सत्य हो जाती है। वो चाहता तो यही है कि उसकी जो भी शून्य प्राकल्पना है वो कैसे हो जाए, असत्य हो जाए। ओके, अगर उसकी शून्य प्राकल्पना असत्य हो जाती है तो क्या हो जाएगा, उसकी जो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे होती है, ऑलवेज सत्य होती है। ओके, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो भी मनुष्य है वो उसका मरना तय है, यानी कि कोई हर मनुष्य कैसा होता है, मरणशील होता है। ये एक सनातन सत्य है जिसे हम बदल नहीं सकते। ओके, तो ये जो सत्य है तो उसकी हमें कभी जांच नहीं करके, जो सत्य और असत्य होने की संभावना रहती है जिसे उसकी हम जांच करते हैं, लेकिन जो सत्य ही है उसकी हम जांच नहीं करते हैं। ओके,
तो यहाँ पर क्या होती है कि हर कोई रिसर्चर यही चाहता है कि उसकी जो प्राकल्पना है, वर्किंग हाइपोथेसिस, वो कैसी होनी चाहिए, सत्य ही बने। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसे उसकी वर्किंग हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है, और फिर रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। तो जब वो नल हाइपोथेसिस बनाता है तो उसके वहाँ पर आशय ऐसा ही होता है कि नल हाइपोथेसिस कैसी हो जाए, उसकी असत्य हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। और जब वह असत्य जो सत्य हो जाती है वो, तो शोध में त्रुटियां आने की संभावना कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, अगर उसकी जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, वो अगर सत्य हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसमें त्रुटियां आने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, मेनली रूप से देखा जाए उसमें दो तरह की त्रुटियां आती है, जिसे हम टू टाइप्स एरर भी कह सकते हैं। ओके, तो एरर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ओके, तो ये एरर जो होती है, ये एरर आती है तो मेनली दो रूप से होती है। उसको एक को बोला जाता है टाइप 1 और दूसरे को बोला जाता है टाइप 2। ओके, अब देखिए उस एरर के बारे में देखते हैं। तो ये जो त्रुटियां होती है, जो एरर होती है, वो टू टाइप की होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसी नेट में पेपर 1 में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही है, और सेट की एग्ज़ाम में तो हर बार आती है। जहाँ पर गुजरात में सेट की एग्ज़ाम ली जाती है, वहाँ पर तो हर साल इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि ये हमारे लिए मोस्ट IMP है। इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें जो माइंड पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, जब नल हाइपोथेसिस है, अगर वो असत्य नहीं होती है तो उसे सत्य स्वीकार करना पड़ता है। ओके, यानी कि वो सत्य हो जाती है, तब हमारी क्या होती है, वहाँ पर जो स्टेटिस्टिकल वैल्यू है, वहाँ पर हमें त्रुटियाँ देखने को मिलेगी। ओके, जो डाटा एनालिसिस करते हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वो एरर देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये जो एरर होती है वो टू टाइप्स की होती है। यानी कि सबसे पहली एरर है वो टाइप 1 है। ओके, तो ये टाइप 1 है, उसे हम बोलते हैं अल्फा एरर। क्या बोलते हैं, अल्फा एरर। और उसे इस तरीके से चिन्हित किया जाता है, इस तरीके से। ओके, फिर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है, ये है हमारी अल्फा एरर। ओके, जो देखिए अल्फा एरर में क्या होता है कि सत्य होती है, जो हमारी जो नल हाइपोथेसिस वो क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है, और उसे असत्य स्वीकार करता है। जो हमारा जो रिसर्चर होता है, वो रिसर्चर क्या करता है, जो नल हाइपोथेसिस होती है वो सत्य होती है, और वो क्या करता है, उसे असत्य स्वीकार करता है, या फिर उसे असत्य स्वीकार करना पड़ता है, तब हमारी टाइप 1 एरर आती है। और टाइप 1 एरर को हम कहते हैं अल्फा एरर, और इसे इस तरीके से चिन्हित किया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। उसके बाद देखते हैं टाइप 2 के बारे में। तो देखिए, टाइप 2 एरर है, उससे हम कहते हैं बीटा एरर। क्या कहते हैं, बीटा एरर। अब बीटा एरर को इस तरीके से हम चिन्हित करते हैं। ओके, उसके लिए जो भी संकेत है वो है इस तरीके का। अब देखिए वो क्या होती है, तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, असत्य होती है, और हम उसे क्या करते हैं, सत्य स्वीकार करते हैं, या फिर स्वीकार करने के लिए हम उसे सत्य स्वीकार करने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। तब जाकर यहाँ पर टाइप 2 एरर आती है। ओके, तो देखिए इस टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि टाइप 1 में क्या होता है। देखिए, इन दोनों त्रुटियों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ से आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। टाइप 1 एरर जो है, तो टाइप 1 एरर है, यहाँ पर टाइप 1 एरर बताती हूँ, यहाँ पर टाइप 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसे इस तरीके से चिन्हित किया जाता है, और इसे इस तरीके से। ओके, अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वो जो टाइप 1 एरर है हमारी, यहाँ पर टाइप, ओके, ये टाइप 1 एरर हमारी है, वो क्या होती है, सत्य होती है,
टाइप 1 एरर कब बनती है, तो जब हमारी नल हाइपोथेसिस कैसी होती है, सत्य होती है और रिसर्चर उसे क्या करता है, अस्वीकार करता है, यानी कि उसे अस्वीकृत करता है या तो फिर उसे करना पड़ता है। ओके, तब जाकर हमारी टाइप 1 एरर बनती है, जिसे हम अल्फा एरर भी कहते हैं। ओके, अब दूसरी क्या होती है, तो दूसरी एरर कब आती है, तो जब हमारी नल हाइपोथेसिस है वो कैसी है, असत्य है। नल हाइपोथेसिस हमारी असत्य है और रिसर्चर उसे क्या करता है, सत्य मान लेता है या तो फिर उसका स्वीकार कर लेता है, सत्य स्वीकारता है उसे, या फिर सत्य स्वीकारने के लिए वो क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। तब जाकर हमारी ये टाइप 2 एरर आती है और टाइप 2 एरर को कहा जाता है बीटा एरर। ओके, इतना यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो आपको निम्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन से कथन सही है या फिर गलत है। ओके, तो यहाँ पर आपको कथन दिए जाएंगे कि टाइप 1 इस तरीके से दिया जाए, अगर नल हाइपोथेसिस शून्य प्राकल्पना सत्य हो और शोधकर्ता उसे असत्य स्वीकार करता है या फिर उसे असत्य स्वीकार करने के लिए बाध्य बन जाता है, तब कौन से प्रकार की तब टाइप 1 एरर आती है, या तो फिर टाइप 1 की जगह आपको टाइप 2 दिया जाएगा। इस तरीके से आपको कथनों को वहाँ पर क्या करना होगा, चुनना होगा कि कौन से कथन सही है या फिर गलत है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट IMP है, आप इस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये बात हुई हमारी एरर की बात। अब देखिए दोस्तों, ये जो एरर आ रही है उन एररों को कम करने का भी कोई तरीका तो होगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए, तो जो हमारी टाइप 1 एंड टाइप 2 जो एरर है, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप टाइप 1 एरर है उसे अगर कम करने की कोशिश करेंगे, इसे क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ पर इसे आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इन दोनों का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस इक्वल नहीं होता है। ओके, या तो एक ज़्यादा हो जाता है तो दूसरा कम हो जाता है, तो दूसरा अगर कम हो जाता है तो एक ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से वो काम करती है। ओके, तो अब इसे इक्वल करने की हमें सिचुएशन आती है, यानी कि इक्वल किस तरीके से हम करेंगे, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो शून्य प्राकल्पना की त्रुटियों को सार्थकता के स्तर पर क्या किया जाता है, स्तर पर उसे त्रुटियों को कम किया जाता है। ओके, यहाँ पर त्रुटियों को सार्थकता के स्तर पर कम किया जाता है। ओके, यहाँ पर कम आएगा। ओके, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो जो नल हाइपोथेसिस है, अगर उसे हमें क्या करना है, उनकी जो त्रुटि आई है उन त्रुटियों को हमें क्या करना है, कम करना है, यानी कि हमें इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें सार्थकता का जो स्तर होता है जिसे हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पर हम उसे इक्वल कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं, तो सार्थकता के 2 स्तर के आधार पर शून्य प्राकल्पना की त्रुटियों को कम करने की कोशिश की जाती है। अब पहला स्तर है वो है 0.05 या 5% और दूसरा जो है 0.01 या 1%। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर 1 में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि साइकोलॉजी को भी यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो इसी के कारण यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर 1 में क्वेश्चन इसके रिलेटेड आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसे इन्वॉल्व किया है। साइकोलॉजी के रिलेटेड अभी साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको डिटेल्स में पढ़ना बाकी है। ओके, मैं आपको यहाँ पर ओनली पेपर 1 के व्यू से यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए सार्थकता की स्तर यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के आधार पर देखिए, तो 0.05 या 5%। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि 100 में से 5 बार ये जो नल हाइपोथेसिस है हमारी वो क्या होगी, सत्य होगी, और 95 बार वो कैसी होगी, असत्य होगी। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। 0.05 का मतलब है कि 100 में से वो 5 बार क्या होगी, वो 5 बार सत्य होगी और 95 बार क्या होगी, वो असत्य होगी। ओके,
ये हमारा 0.05 सार्थकता का स्तर है। ओके, अब देखिए 0.01 या तो इसे 1% भी कहा जाता है, तो उसके आधार पर उस सार्थकता का जो स्तर है उस पर किस तरीके से हमारी नल हाइपोथेसिस कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 0.01 का मतलब क्या होगा, तो 100 में से एक बार वो कैसी होगी, सत्य होगी। 100 में से वो कैसी होगी, एक बार वो सत्य होगी, और 99 बार वो क्या होगी, असत्य होगी। ओके, देखिए 99 बार वो क्या होगी, असत्य होगी। अब देखिए हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए, कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो कैसी होनी चाहिए, तो नल हाइपोथेसिस हमारी असत्य हो, ऐसा प्रयास हमें करना होगा। अब असत्य हो तो हमने आपको यहाँ पर 2 वे बताया। ओके, तो यहाँ पर मैंने 0.05 के लिए आपको बताया, तो उसमें क्या होगा कि वो 5 बार सत्य होगी और 95 बार वो कैसी होगी, असत्य होगी। ओके, और 0.01 लेवल पर अगर माना जाए तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1 बार वो सत्य होती है, 99 बार असत्य होती है। तो अब देखिए इन दोनों में से विश्वसनीयता किसकी ज़्यादा होगी, यानी कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, असत्य होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसी होनी चाहिए, असत्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों में से आपको ज़्यादा कहाँ पर असत्य देखने को मिल रही है, तो आप बोलेगी मैम 0.01 लेवल पर वो ज़्यादा असत्य होती है। तो यहाँ पर किसकी विश्वसनीयता ज़्यादा बनेगी, तो हमारी जो 0.01 लेवल पर हमारी जो नल हाइपोथेसिस का जो एरर आता है, ओके, वो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर असत्य बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए विश्वसनीय बन जाएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि कौन से लेवल पर हमारी जो सार्थकता के स्तर जो होते हैं, कौन से लेवल पर नल हाइपोथेसिस विश्वसनीय कहलाती है। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो कौन से लेवल पर, तो 0.01 लेवल पर वो ज़्यादा विश्वसनीय कहलाती है। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी मुझे याद आ गया है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था कि इनमें से कौन सी किसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होगी। ओके, ये क्वेश्चन है, इनमें से किसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको A, B, C और D इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे, और उसमें लिखे हुए थे 0.01, 1.00, 0.001 और 0.0001। तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि किसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होगी। तो आप देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे पास दो अंक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 100 में से वो कितनी बार यहाँ पर जितने अंक होते हैं उन अंकों को हमें लेना है। तो 100 में से वो कितनी बार, एक बार सत्य होगी। कितनी बार सत्य होगी, एक बार सत्य होगी। 99 बार वो क्या होगी, असत्य होगी। ओके, चले इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पॉइंट के आधार पर आपको निशाना लगाना है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 3 है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 1000 बनेगा। ओके, तो 1000 में से यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 0 को काट के हमें जो भी संख्या मिलती है उसे याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1000 में से ये एक बार कैसी होगी, वो एक बार सत्य होगी, और 999 बार क्या होगी, वो असत्य हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 1.00 का मतलब क्या होता है, 100। तो इस 100 में से 100 आ जाएगी। तो यहाँ पर 100 में से वो 100 बार क्या हो जाती है, 100 में से 100 बार वो सत्य हो जाती है। तो 0 बार यहाँ पर 100 में से 100 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 0 बार रहेंगे। तो 0 बार वो कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर असत्य होने के चांसेस कैसे है, 0 है, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर सत्य 100% यहाँ पर सत्य होने के चांसेस बनते हैं। ओके,
अब देखते हैं यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कितने अंक है, तो यहाँ पर 4 अंक है पीछे पॉइंट के पीछे, तो हम पहले एक लिखेंगे और पॉइंट के पीछे जितने भी अंक है उतने मिड ज़ीरो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 10,000 मिला। अब 10,000 में से ये कितने हैं, तो एक है, तो हमें एक यहाँ पर माइनस करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार वो सत्य होती है, एक बार वो क्या होती है, सत्य होती है। तो यहाँ पर से 10,000 में से हम एक निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमें 99,999, ओके, यानी कि 99,999। ओके, तो ये कितनी बार असत्य होती है, तो सॉरी, यहाँ पर 9,999 बार। ओके, 9,999 आएगी, यहाँ पर 10,000 है इसलिए। ओके, तो 9,999 बार वो क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ओके, ये क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी विश्वसनीयता ज़्यादा होगी, तो जिसकी असत्यता ज़्यादा होगी वो ही हमारे लिए विश्वसनीय होगी। तो यहाँ पर आपको 4 में से ये देखिए 999 है, तो यहाँ पर तो 0 है। ओके, यहाँ पर तो 0 असत्य है, और फिर यहाँ पर 99 असत्य है, और यहाँ पर 9,999 असत्य है। ओके, तो इन चारों में से आपको सबसे ज़्यादा असत्य कहाँ पर दिखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे मैम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं स्टेटिकल व्यू की वैल्यू की बात करते थे। देखिए, स्टेटिस्टिकल जब वैल्यू निकालने की बारी आती है तो क्या होता है कि हमारे पास एक टैबलेट वैल्यूज़ होती है, और दूसरी ये होती है कि हमने जो भी डाटा एनालिसिस किया है तब जाकर हमें कैलकुलेट वैल्यू मिलती है। ओके, जो हम डाटा एनालिसिस करते हैं उसके आधार पर हमें कैलकुलेट वैल्यू मिलती है। अब टैबलेट वैल्यू क्या है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि स्टेटिस्टिकल की जो बुक्स होती है उसके पीछे टैबलेट दिए होते हैं, टेबल्स दिए होते हैं, उन टेबल के आधार पर हम वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तो टैबलेट जो वैल्यू है हमारी वो यहाँ पर 0.01 लेवल पर कितनी बनती है, 2.58। ओके, और यहाँ पर जो होती है जो 0.05 लेवल पर यहाँ पर बनती है हमारी 1.96। तब हमें क्या करना होता है, इसे और इसे मैच करना होता है। ओके, तो हमारी जो कैलकुलेट वैल्यू होती है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कैलकुलेट वैल्यू में हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का हम बना देंगे। ओके, ओके, और इसे हम बना देंगे इस तरीके। अब ये जेड जो है, जेड स्क्वायर जो होता है उसे हम जेड स्क्वायर कहते हैं। अब ये जो जेड स्क्वायर है वो हमारी कैलकुलेट वैल्यू बताती है। ओके, तो जेड स्क्वायर हमारा कैलकुलेट वैल्यू बताता है। अब हमें हमारी जो नल हाइपोथेसिस है कब रिजेक्ट होगी और कब एक्सेप्ट होगी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब हमारा जेड स्क्वायर होता है वो 2.58 के बराबर होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, तब वो 0.01 के स्तर पर क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी। किस तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। देखिए, मेरा जेड स्कोर है, मान लीजिए मेरा जेड स्कोर, मैंने जो रिसर्च किया, डाटा एनालिसिस किया, वहाँ पर मुझे कैलकुलेट वैल्यू यानी कि हमारी जो जेड स्कोर है वो हमें ये मिला कि मुझे 3.4 मिला। कितना मिला, 3.4 मिला। अब देखिए 3.4 है वो 2.58 से ज़्यादा है या कम है, तो आप बोलोगे मैम ज़्यादा है ना, 2.58 से ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब मान लीजिए कि क्या होना चाहिए, जब वो इक्वल भी आ जाता है, मान लीजिए मेरी जो कैलकुलेट वैल्यू है वो 2.58 आई है, मेरी कैलकुलेट वैल्यू जो है वो कितनी आई, 2.58 आई या फिर उससे ज़्यादा आ गई है, तब जाकर मेरी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद मान लीजिए मेरा जेड स्क्वायर है वो 1.96 आया। देखिए क्या आया, 1.96 आया, या फिर 2.
7 यानी कि 1.96 से ज़्यादा 1.96 आया यानी कि इज इक्वल टू हुआ, या फिर 1.96 से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तब जाकर क्या होगा, तब जाकर ये मेरी क्या है, कैलकुलेट वैल्यू है। क्या है, कैलकुलेट, जिसे मैं जेड कहती हूँ। ओके, तो ये जेड जो हमारा है वो 1.96 से क्या हुआ, इक्वल आया या फिर उससे ज़्यादा आया, तब भी क्या होगा, हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद लास्ट है जो हमारी z है यानी कि हमारी कैलकुलेट वैल्यू है, वो क्या होगी, वो होगी 1.96। ओके, 1 क्या होगी, 1.96 के क्या होगी, कम होगी। हमारी z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इस तरीके का आएगा। ओके, यहाँ पर z बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, यहाँ पर z बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, z हमारा जो कैलकुलेट वैल्यू है वो 1.96 से क्या होगी, कम होगी। मान लीजिए मेरी कैलकुलेट वैल्यू 1.95 आई, तो ये क्या हुई, 1.96 से क्या हो गई, कम हो गई, तब जाकर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो ये इतना आपको पता चल गया। देखिए कौन से स्तर पर हमें एक्सेप्ट करना है उसे, तो हम उसे 0.01 के स्तर पर, हम लेवल पर हम क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये जो 0.01 जो है वो हमारी क्या है, टैबलेट वैल्यू है। ओके, जो टेबल में जो वैल्यू दिखाई जाती है उन वैल्यू के आधार पर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। ओके, और ये जो है जेड हमारा जब 1.96 के बराबर या फिर 1.96 से ज़्यादा होता है, तब जाकर हमारी जो जो नल हाइपोथेसिस है वो 0.05 के स्तर पर क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारा जेड जो है वो 2.58 या 2.58 से ज़्यादा होता है, तब जाकर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो 0.01 के स्तर पर क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। ओके, तो इन बातों को आपको याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से आते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो हम टेलीग्राम पे जो क्विज चला रहे हैं ना, उसमें हम उस क्विज में इसके बारे में बात करेंगे। और फिर संडे को भी हम कभी कभी जो क्वेश्चन कराते हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें भी हम ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि शून्य प्राक कल्पना के आधार पर प्राक कल्पना के प्रकार। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्राक कल्पना होती है बहुत सारे प्रकार की होती है। मैंने आपको सारे प्रकार बताए थे, जितने भी मेरे ध्यान में आए उतने। अब ये दोनों मैंने बाकी रखे थे, मैंने बताया था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो दिशात्मक प्राक कल्पना और अदिशात्मक प्राक कल्पना किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं दिशात्मक प्राक कल्पना है, उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, या तो फिर उसे कहते हैं वन टेल हाइपोथेसिस। ओके, और अदिशात्मक प्राक कल्पना है जिसे हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, या उसे कहते हैं टू टेल हाइपोथेसिस। अब देखिए वन टेल क्या है और टू टेल क्या है, उसके बारे में भी आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस है, मैंने पिछली बार आपको बताई थी, मैंने बनाई हुई थी, वो मैंने आपको बताई। ओके, एग्जाम्पल हम आगे से लेकर आते हैं, तो इसी को हम आगे तक ले जाते हैं। तो देखिए समूह ए समूह बी से बुद्धि में क्या है, श्रेष्ठ है। अब देखिए समूह ए समूह बी से क्या है, बुद्धि में श्रेष्ठ है, तो इस तरीका ये बनेगा। ओके, यानी कि ए की वैल्यू मान लीजिए मुझे मिली है, ए की वैल्यू मुझे 85 मिली, तो बी की वैल्यू उससे कम होगी ना, यहाँ पर कम है, श्रेष्ठ नहीं, बी है वो क्या है, कम श्रेष्ठ है, और ए है वो बी से श्रेष्ठ है, यानी कि बी की जो वैल्यू होगी उससे कम, सॉरी ए की जो वैल्यू होगी उससे कम क्या होगी, बी की वैल्यू होगी। मान लीजिए मुझे ये मिली वैल्यू कि 85 वैल्यू ए की है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम ही होने वाली है ना, तभी जाकर ए श्रेष्ठ होगा ना। तो मान लीजिए मुझे बी की वैल्यू यहाँ पर 83 मिली। ओके, ये हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस की हमें क्या मिली, वैल्यू मिली। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस में क्या कहा जाता है कि समूह ए तथा समूह बी जो होते हैं वो बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता, यानी कि ए की वैल्यू अगर मुझे 85 मिलती है तो बी की भी हमें कितनी मिलेगी, 85 ही मिलेगी। ओके, यानी कि यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा।
और अल्टरनेटिव में क्या होगा कि बी की वैल्यू, अगर देखिए यहाँ पर हमारी ये असत्य हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो श्रेष्ठ था वो श्रेष्ठ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, तो अगर ये श्रेष्ठ नहीं है तो ये बी श्रेष्ठ बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके का हमारा बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, बी समूह ए से बुद्धि में कैसा हो गया, श्रेष्ठ हो गया। ओके, ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों कि जब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के बारे में हम देखते हैं, तो डायरेक्शनल को हम क्या कहते हैं, वन टेल। क्या कहते हैं, वन टेल। ओके, उसे हम कहते हैं वन टेल। और जो नॉन डायरेक्शनल होती है उसे हम कहते हैं टू टेल। ओके, टू टेल। तो अब देखिए एक पुच्छीय हाइपोथेसिस यानी कि एक पुच्छीय प्राकल्पना और द्विपुच्छीय प्राकल्पना। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी कि जिसे हम कहते हैं सामान्य संभावना वक्र कहते हैं। अब देखिए सामान्य संभावना वक्र जो होता है वो क्या होता है, जिस तरीके से आप आलेख बनाते हैं ना, वक्र बनाते हैं, उसी तरीके का ये वक्र होता है। अब देखिए यहाँ पर टू टाइप्स के वक्र हमें दिखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर टू टाइप्स के वक्र आपको बता देती हूँ। वैसे तो थ्री टाइप्स के होते हैं। ओके, थ्री टाइप्स के होते हैं। तो पहला ये मैंने बनाया, ये दूसरा बनाया और ये तीसरा बनाया। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए पहला जो वक्र है ये इस तरीके का है। ओके, ये यहाँ पर मिडल में है। ओके, अब दूसरा जो वक्र है वो इस तरीके का है। ओके, ये मिडल में है। अब देखिए तीसरा जो वक्र है वो इस तरीके का है। ओके, ये मिडल में है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जो वक्र होता है उसमें सबसे पहले मिडल में ज़ीरो आता है। ओके, और फिर जो हमारा जो जेड स्क्वायर होता है, ओके, तो उसे हम यहाँ पर ऐसे +1 +2 +3 इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर जो होता है वो हमारा 1 -2 और -3 इस तरीके से आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो वक्र है ना, वो आप ये वक्र देख रहे हैं वो टू टेल का मतलब क्या होता है, दोनों छोर जो होते हैं उसके ये छोर होते हैं ना, तो दोनों छोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी कि ये समान है। ओके, अब देखिए यानी कि जो उसके दोनों छोर होते हैं वो समान हो जाते हैं। ओके, उसकी दोनों तरफ की जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, समान होती है। जबकि वन टेल में क्या होगा, तो एक तरफ वो बढ़ेगी और दूसरी तरफ वो क्या हो जाएगी, घटेगी। यानी कि इसका ये देखिए तो ये छोर है वो बढ़ रहा है। ओके, और ये जो छोर है वो कैसा है, कम हुआ है, यानी कि ये वन टेल हो गई। दूसरी वन टेल इस तरीके की भी होती है, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गई, बड़ी है, और यहाँ पर वो क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो ये है वन टेल और ये है वन टेल, और ये हमारी क्या हो गई, टू टेल हो गई। अब देखिए टू टेल कब बनेगी, तो आपने देखा कि नल हाइपोथेसिस के बारे में देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो आपने यहाँ पर क्या बताया, A = B बताया। यहाँ पर आपने क्या बताया, A B से ज़्यादा है, बुद्धि में क्या है, श्रेष्ठ है। और यहाँ पर आपने क्या बताया कि B जो है वो बुद्धि में A से श्रेष्ठ है। ओके, तो देखिए यहाँ पर बुद्धि में श्रेष्ठ कौन हुआ, A हुआ, यानी कि प्लस हुआ। मैंने यहाँ पर आपको 85 बताया, यहाँ पर 83 बताया। ओके, अब देखिए यहाँ पर 85 = 85, ये एग्जाम्पल है। ओके, आपकी जब रिसर्च करेंगे तब उसके डाटा एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर जो कैलकुलेट वैल्यू आपकी निकलेगी, उनके आधार पर जो डाटा एनालिसिस करते हैं ना, वहाँ पर आपको जो भी आंकड़े मिलते हैं उसके आधार पर ये तय करना है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी हमारा बढ़ जाता है, यानी कि मान लीजिए बी का 85 मिला हमें, 83 मिला मान लीजिए, और ए का हमें मिला यहाँ पर 80। ओके, तो ये हमारा बी बन गया इस तरीके से। ओके, ये हमारा इस तरीके से। तो देखिए ये जो तीनों मिला, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। तो यहाँ पर ये बढ़ा हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्लस हुआ है ना। तो यहाँ पर अगर देखिए आपकी जो आंकड़े होंगे वो पहले के आंकड़े और इस आंकड़ों में आपको अंतर दिखेगा, तो अगर आपको अंतर प्लस में मिल रहा है
तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो कैसी बन जाएगी। नल हाइपोथेसिस आपकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो भाग होता है वो प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ओके, तो देखिए अगर आपकी प्लस हो रही है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप बढ़ाएंगे। ओके, तो ये इस प्रकार की हाइपोथेसिस बनेगी, यानी कि वन टेल, लेकिन इस तरीके की बनेगी। अगर मान लीजिए कि आपके आंकड़े और पहले के आंकड़ों में आपको तफावत डिफरेंस मिल रहा है, वो माइनस में मिल रहा है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, ये वाली यहाँ पर बढ़ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये वन टेल हो जाएगी। तो मान लीजिए आपको वर्किंग हाइपोथेसिस है आपकी, अगर आपको ज़्यादा आंकड़े मिले हैं, इससे पहले के आंकड़े से अगर आपको ज़्यादा आंकड़े मिले हैं, तो यहाँ पर ये हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होगी, वन टेल होगी। ओके, श्रेष्ठ है ना, तो किसी से श्रेष्ठ होगी तो वो वन टेल होगी। और फिर अल्टरनेटिव भी तो यही कहती है कि ये इससे ज़्यादा है। ओके, बी ए से ज़्यादा है, इस तरीके से तो हमें बता रही है ना। तो ज़्यादा कम जो भी होती है, तो हमारी जो वन टेल हाइपोथेसिस होती है, मैं इसे थोड़ा सा हटा लेती हूँ। जो हमारी वन टेल हाइपोथेसिस है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपकी जो वन टेल हाइपोथेसिस है वो कौन सी हाइपोथेसिस होती है। ओके, तो ये हमारी वर्किंग के साथ साथ कौन सी बनेगी, हमारी अल्टरनेटिव भी बनेगी। ओके, तो वर्किंग के साथ साथ अल्टरनेटिव भी बनेगी। ये दोनों जो हमारी हाइपोथेसिस है वो कैसी होगी, वन टेल होगी। कैसी होगी, वन टेल्ड होगी। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्किंग हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसी हाइपोथेसिस होती है, तो वन टेल हाइपोथेसिस होती है, यानी कि दिशात्मक परिकल्पना होती है, या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो सकती है। ओके, अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में कौन सी हाइपोथेसिस आती है, तो हमारी वर्किंग एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आती है। अब बात करते हैं टू टेल की। ओके, चलिए टू टेल का वक्र में फिर से बना रही हूँ, अभी बनाया था फिर से बना रही। टू टेल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ कैसा होता है, समान होता है। दोनों तरफ ये दोनों भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी कि ये ज़ीरो बीच में आ जाता है और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर +2 +3, तो यहाँ पर भी -1 -2 -3। ओके, इस तरीके का ये बनता है, हमारा बीच में ज़ीरो आएगा। अब देखिए जो टू टेल होती है, वो टू टेल का मतलब क्या होता है कि ये जो भाग है वो जितना है उतना ही ये होगा, यानी कि ये 85 है तो ये भी क्या होगा, 85 होगा। अब ऐसा हमें कब मिलता है, तो जब हमें नल हाइपोथेसिस हम बनाते हैं तब जाकर हमें ये मिलता है, यानी कि A = B। ये हमें कब मिलता है, तो ये हमें नल हाइपोथेसिस में हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आपको ये पूछा जाए कि टू टेल हाइपोथेसिस होती है वो कैसी हाइपोथेसिस होती है, तो टू टेल हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। या तो फिर आपको ये पूछा जाए कि नल हाइपोथेसिस वो कैसी हाइपोथेसिस है, तो नल हाइपोथेसिस हमारी कैसी है, टू टेल, यानी कि दोनों तरफ उसके जो छोर है ना वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। ओके, तो दोनों तरफ के जो छोर होते हैं वो समान होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल, यानी कि उसे दिशा नहीं बताई जाती है, उससे ये नहीं पता चलता है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन कम है, कौन अधिक है कौन ज़्यादा है ना। तो ये तफावत हम वो डिफरेंस हम यहाँ पर तय नहीं कर पाते हैं, तो इसे ही हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस। ओके, और नल हाइपोथेसिस को हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, यानी कि अदिशात्मक हाइपोथेसिस भी कहेंगे। ओके, तो दोस्तों ये थी दिशात्मक और अदिशात्मक की बात। दिशात्मक में अगर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात की जाएगी तो आप वहाँ पर दो आंसर लगाएंगे, कौन से लगाएंगे, वर्किंग एंड दूसरी कौन सी, अल्टरनेटिव। ओके, और अगर टू टेल की बात की जाए, ओके, यानी कि अदिशात्मक की बात की जाए या फिर नॉन डायरेक्शनल की बात की जाए, तब जाकर हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। तो दोस्तों ये थी नल हाइपोथेसिस के बारे में, उसमें जो भी एरर्स आती है उन एरर्स के बारे में मैंने बात की, उसे किस लेवल पर अगर कम किया जाता है तो उसके बारे में भी मैंने आपको
बताया। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।